हेलो एवरीवन। विद्यार्थी आईएएस के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एजुकेटर शरण्या और जैसा कि सबको पता है मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स और साइंस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट की क्लासेस लेती हूँ। तो आप सबको आपके सबके लिए ये कंपाइलेशन इसीलिए है क्योंकि हर दिन की जो डेली करंट अफेयर्स है वो देखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इट्स बेटर कि हम साथ साथ में एक वीकली कंपाइलेशन भी पढ़ते रहे, उसको रिविज़न करते रहे, जो हम सब की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज की जो फर्स्ट टॉपिक है वो ये है कि फर्स्ट फ्यूशन जो हाइब्रिड रिएक्टर है वो रिसेंटली चाइना ने स्टार्ट किया है। तो ये फिशन फ्यूशन रिएक्टर क्या होता है? तो ये एक हाइब्रिड रिएक्टर है जिसका काम है ये सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है न्यूक्लियर एनर्जी की एफिशिएंसी की एंड सस्टेनेबिलिटी की। तो सस्टेनेबिलिटी क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होती है फिशन रिएक्टर में एनर्जी जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो ये उससे बचने के लिए बेसिकली क्या है, ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक मेजर शिफ्ट है ये जो न्यूक्लियर एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ाने वाला है। तो चाइना एम्स फॉर ए क्यू फैक्टर ग्रेटर देन 30। तो क्यू फैक्टर क्या है? द रेशियो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड टू द एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर प्लाज्मा हीटिंग। तो फिशन फ्यूशन रिएक्टर में प्लाज्मा को हिट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके रेशियो को क्यू फैक्टर कहा जाता है। तो आईटीईआर जो फ्रांस में है उसका क्यू फैक्टर 10 है एंड यूएस की जो प्रोजेक्ट है उसका तो 1.5 है। ओके, और वहीं पे चाइना टारगेट कर रहा है ग्रेटर देन 30 का। ठीक है, तो हाइब्रिड रिएक्टर की फीचर क्या है? ये कैपिटलाइज क्या करता है एडवांटेजेस क्या क्या चीज़ है फिशन एंड फ्यूशन। तो एक्चुअली जो फ्यूशन रिएक्टर्स है वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं एंड पावर कम लगता है, पावर बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं करता। बट जो फिशन रिएक्टर है उसमें न्यूट्रन कम है बट पावर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो फिशन रिएक्टर है उसका जो टेम्परेचर है उसको हम यूज़ करेंगे फिशन के लिए। ठीक है, या फिर फिशन का जो टेम्परेचर है उसको हम, क्योंकि इसका पावर बहुत ज़्यादा है तो इसको हम यूज़ करेंगे फिशन रिएक्टर को चलाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करने वाले हैं। तो इसका जो पावर रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी लो है। फिशन की जो रिक्वायरमेंट है फॉर हाइब्रिड रिएक्टर इज लेसर देन प्योर फ्यूशन। तो प्योर फ्यूशन रिएक्टर के जो पावर रिक्वायरमेंट है वो हाइब्रिड में कम है, तो इसलिए न्यूट्रॉन प्रोडक्शन आसान है। ठीक है, और उस न्यूट्रॉन को हम यूज़ करेंगे फिशन रिएक्टर में। ठीक है, तो रेडियोएक्टिव वेस्ट को ये रिड्यूस करने वाला है। जैसे न्यूट्रॉन फ्लक्स इन द ब्लैंकेट कुड ट्रांसम्यूट लॉन्ग लिव्ड रेडियोएक्टिव वेस्ट। तो जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है दैट इज लेस हार्मफुल, शॉर्ट लिव्ड एंड ईजियर टू डिस्पोज द वेस्ट। तो जो रेडियोएक्टिव वेस्ट है वो थोड़ा कम हार्मफुल है क्योंकि हम एक का जो फ्यूल है दूसरे जगह पे यूज़ करने वाले हैं एंड फ्यूल सप्लाई जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। जैसे हाइब्रिड जो रिएक्टर है वो फिशाइल फ्यूल जनरेट करेंगे एंड वही जो फ्यूशन रिएक्टर है उसी में हम फर्टाइल मटेरियल्स को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो फिशाइल फ्यूल जो हाइब्रिड रिएक्टर से बनेगा वो फ्यूशन के रिएक्टर में हम यूज़ करेंगे और फिशन के रिएक्टर में भी उसको यूज़ करेंगे। तो ये एक हाइब्रिड मॉडल है जहाँ पे फिशन रिएक्टर और फ्यूशन रिएक्टर दोनों को साथ में काम कराने वाले हैं और इसका नाम क्या है? जिंगहुआओ। इसका नाम याद रखना, जिंगहुआओ इसका नाम है। फिशन फ्यूशन हाइब्रिड रिएक्टर है चाइना का। ओके, नेक्स्ट क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ये दोनों ने मिलके WII एंड NTCA इन दोनों ने मिलके इंडिया के फर्स्ट आंगुलेट्स या फिर हुफ्ड एनिमल की सर्वे किया है। हुफ्ड एनिमल मतलब जिसके खुर रहते हैं। वैसे गाय है, भैंस है, गोट है, हॉर्स है, ये सारे हुफ्ड एनिमल कहा जाता है। तो ये जो एंगुलेट्स होते हैं हुफ्ड एनिमल, ये की प्रे स्पीसीज है फॉर टाइगर, जिसका अभी डिक्लाइन हुई है उड़ीसा में, झारखंड में एंड छत्तीसगढ़ में। ओके,
तो ये जो अंगुलेट्स क्या होते हैं, ये जैसे गाय है, भैंस है, काऊ, गोट, बफेलो, टाइगर्स है या फिर कोई भी कार्निवोर है, वो उसे प्रे की तरह यूज़ करते हैं, इसे शिकार करते हैं। ठीक है, तो अंगुलेट्स क्या है, प्राइमरीली हार्बिवोरस मैमल्स है, जैसे चीतल डियर, एंटीलोप्स, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पिग, बार्किंग डियर, गौर, वाइल्ड बोर, तो ये सारे अंगुलेट्स होते हैं। ठीक है, और इसका हैबिटेट क्या है, ग्रासलैंड है, फॉरेस्ट है, माउंटेनियस रीजन है, जैसे माउंटेनियस गोट है। ठीक है, ये काम कैसे करते हैं, हेल्प्स इन सीड डिस्पोजल, डिस्पर्सल कैसे, ये कुछ चीज़ें खाते हैं और ये चरते रहते हैं, तो एक जगह का सीड दूसरी जगह पे जाके गिर सकता है। न्यूट्रिएंट साइकिल को ये इन्फ्लुएंस करते हैं, सॉइल हेल्थ ये बेटर करते हैं, एंड सस्टेनिंग कार्निवोर जो होते हैं, कार्निवोर लाइक लेपर्ड, चीता, टाइगर, इन सब के सस्टेनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका थ्रेट क्या है, हैबिटेट लॉस तो बहुत बड़ी थ्रेट है, पोचिंग, कंपटीशन विथ लाइफ स्टॉक फॉर गेजिंग, तो ये वाइल्ड अंगुलेट्स है, इसके साथ जो ग्रेजिंग अंगुलेट या डोमेस्टिकेटेड अंगुलेट्स है, डोमेस्टिकेटेड हार्बिवोरस एनिमल है, जैसे काऊ है, गोट है, इन सब के साथ कंपटीशन बहुत है, एंड साथ साथ में रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, इंडिया की फर्स्ट सीड पंप स्टोरेज प्लांट स्टार्ट किया है उत्तराखंड की तेहरी में। तो तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड कमर्शियली इलेक्ट्रिक सप्लाई स्टार्ट किया है तेहरी पंप से, जो भागीरथी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। ये पम्प्ड स्टोरेज प्लांट है। तो पम्प्ड स्टोरेज प्लांट में क्या होती है, ये दो रिजर्वायर को साथ साथ में, जिसका एलिवेशन दो अलग है, उसको साथ साथ में जुड़ के रखते हैं, और एक जगह से जो वाटर जनरेट होगा वो दूसरी जगह पे डिस्चार्ज होंगे एंड वहाँ से टरबाइन को घुमाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से होने वाला है कि ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को ये यूज़ करने वाले हैं। तो ये है ओपन, ये है ओपन और ये है क्लोज्ड। जैसे ये अलग एलिवेशन में है और वहाँ से जनरेट हो रहा है यहाँ पे, और ओपन में क्या हो रहा है, यहाँ से अगर आ रहे हैं रिजर्वायर में पानी, तो ये नीचे नदी में जा रहा है। ठीक है, तो पंप स्टोरेज कहाँ पे बनाया गया, तेहरी डैम के ऊपर बनाया गया है, भागीरथी रिवर के ऊपर। ओके, तो ये था न्यूज़ की पंप स्टोरेज प्लांट क्या होता है, किससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है ये हाइड्रो पावर से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंडिया ने रिसेंटली 2 रामसर साइट को ऐड किया है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में कीचान एंड मेनर, ये दोनों को रामसर साइट की तरह बनाया गया है 2025 में, इसी साल, और टोटल जो इंडिया की काउंट है वो अभी 91 है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये 1973 से बनाया जाता है, 5 जून ये डे सेलिब्रेट किया जाता है यूएनईपी के अंडर, और इस बार का थीम था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, तो विथ द एडिशन ऑफ दिस वेटलैंड्स, राजस्थान में अब टोटल 4 वेटलैंड बन गया है। एक है सांबर लेक, सांबर सॉल्ट लेक, केवलादियो घाना नेशनल पार्क जो भरतपुर में सिचुएटेड है, एंड कीचन एंड मेनर। ओके, तो रामसर जो कन्वेंशन था ये ईरानियन सिटी रामसर में बनाया गया था 1971 में, और ये 1975 में फोर्स में आया। एंड आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया जो है इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, एशिया का हाईएस्ट नंबर है इंडिया में। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, इंडिया भी हाईएस्ट रामसर साइट है एशिया में, और राजस्थान में अब टोटल 4 है, और न्यू कौन कौन से हैं। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक, ICRI सैट सेंटर जो है, ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया साउथ कॉरपोरेशन इन एग्रीकल्चर के लिए। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये सेंटर बनाया गया है, सेंटर फॉर एक्सेलेंस बनाया गया है किसके साथ, RIS रिसर्च इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ इंट्रोड्यूस ISSCA।
ओके, तो ये दोनों जो रिसर्च सेंटर है इन्होंने इसे बनाया है, ISSCA को बनाया गया है। तो RIS जो है ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ISSCA सर्व्स एज लीडिंग प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन एनहेंसिंग एग्रीकल्चर इनोवेशन। ये एग्रीकल्चर की इनोवेशन, R&D, कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग के ऊपर काम करता है, वो भी स्पेसिफिकली ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ है उसके साथ। ठीक है, ये तो RIS एक इंडिपेंडेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एंड ISSCA जो है वो क्या है, ग्लोबल कोलैबोरेशन में काम करता है। एंड ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया के दक्षिण प्रोग्राम के साथ भी है, जो एक गवर्नमेंट सपोर्टेड एफर्ट है फॉर डेवलपमेंट एंड नॉलेज एक्सचेंज अमंग ग्लोबल साउथ नेशंस। इसके साथ ये इनिशिएटिव मैच कर रहा है। ठीक है, तो ICRI SAT जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू द एडवांसमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो एरिड सेमी एरिड रीजन में एग्रीकल्चर को किस तरीके से किया जाए ताकि वो सस्टेनेबल हो, एग्री फूड सिस्टम बचाए रखा जाए, जो नेटिव ट्रेडिशनल यूज़ है, ट्रेडिशनल टाइप है, उसको कैसे यूज़ किया जाए, इसके ऊपर ये काम करता है, ये रिसर्च करता है। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, US ने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया है म्यू1 पार्टिकल के ऊपर। तो म्यू1 पार्टिकल क्या कहते हैं कि प्रोवाइड इंट्रिगिंग इंसाइट्स इनटू फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स। तो म्यू1 फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, साथ साथ में इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ साथ म्यू1 भी एक ऐसा ही पार्टिकल है। तो ये मोस्ट बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक है फॉर यूनिवर्स, जो डिस्क्राइब किया गया है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स में। पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में ये डिस्क्राइब किया गया है। तो म्यू1 जो है ये इलेक्ट्रॉन की तरह सिमिलर ही होता है, बट वेट जो है 207 टाइम ज़्यादा है। ओके, तो म्यू1 जो है एक लेप्टॉन ग्रुप का पार्ट है। लेप्टॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स को कहा जाता है, और इसका मतलब ये है कि इससे छोटा पीस और नहीं बन सकता। ठीक है, तो म्यू1 उस लेप्टॉन ग्रुप का पार्ट है। बट इसमें एक चीज़ याद रखना है कि अदर लेप्टॉन्स की तरह म्यू1 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से अफेक्टेड नहीं होता है। तो 4 ऐसे फंडामेंटल फोर्सेस है जो आपको याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर म्यू1 का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ हमें जानना है म्यू1 के बारे में। इसके आगे और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फंडामेंटल फिजिक्स क्या है, म्यू1 किससे रिलेटेड है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इंडिया के, वो रिसेंटली इंडो म्यांमार बॉर्डर पे ऑपरेशन लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश पे। ठीक है, तो ये जो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो क्या है। सबसे पहले तो इंसर्जेंट ऑपरेशन, बहुत सारे ऐसे इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे NSCN ये खापलांग की बात किया है। NSCN ईशक मुवैया ये भी एक ग्रुप है जो नागालैंड की इंसर्जेंसी में रिस्पॉन्सिबल है। अल्फा 1 ये रिस्पॉन्सिबल है आसाम के इंसर्जेंसी में। PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी, NDFB ये जो भी है सारे के सारे म्यांमार के सॉइल को यूज़ करते हैं फॉर ट्रेनिंग, रीग्रुपिंग एंड डिफरेंट असल्ट के लिए, मतलब डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए, बॉम्बिंग के लिए ये म्यांमार को यूज़ करते हैं। एंड स्पेसिफिकली जो म्यांमार में कूप हुआ था उसके बाद चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ गई है, एंड देन ये जो इंसर्जेंट ऑपरेशंस है ये और भी बढ़ गई है, इंसर्जेंट एक्टिविटी बढ़ गई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑपरेशंस भी बढ़ाना पड़ा है। नेक्स्ट है एथनिक स्ट्राइफ एंड रिफ्यूजी इन्फ्लक्स। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है म्यांमार में जो 2021 में हुआ था, मिलिट्री कू जिसके मैंने अभी बात किया,
उसकी वजह से जो रिफ्यूजी है उनके सर्च या फिर उनका जो मूवमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बढ़ गई है। जैसे एथनिक जो चीन थे या फिर रोहिंग्यास थे, इनकी मूवमेंट बढ़ गई है, तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, एंड उसकी वजह से जो लोकल लोग हैं उनके बहुत दिक्कत होती है, तो वो भी गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि आर्म्स एंड ड्रग स्मगलिंग। तो ये गोल्डन ट्रायंगल एक रीजन है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड का। तो गोल्डन ट्रायंगल एक है, गोल्डन क्रिसेंट एक है। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एक रीजन है जो हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग की बहुत बड़ी सोर्स है। एंड मणिपुर, मिजोरम जो है वहाँ पे म्यांमार से एंटर होती है, और ये ड्रग एडिक्शन की इशू ये सारे इशू को और भी ख़राब कर रहा है। ओके, तो इसी के अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी रिसेंटली ऑपरेशन लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तमिलनाडु ने रिसेंटली, तमिलनाडु में धनुषकोडी में ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाया गया। प्रीवियस वीक में अगर आपको याद होगा कि और एक न्यूज़ था जो माना डुगोंग सेंचुरी है तमिलनाडु में, वो भी तमिलनाडु में ही है, एंड उसकी जो नंबर है वो कम हुई है। तो तमिलनाडु के 2 सेंचुरी अभी न्यूज़ पे है, एक धनुषकोडी में है फ्लेमिंगो सेंचुरी, दूसरा है गल्फ ऑफ मन्नार पाक बे में डुगोंग सेंचुरी। तो ये जो धनुषकोडी में है ये एक क्रिटिकल स्टेप ओवर है फॉर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए कुछ कुछ फ्लाईवेज होते हैं, जैसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, अफ्रीकन फ्लाईवे है, साइबेरियन फ्लाईवे है, ये कुछ कुछ फ्लाईवे है। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एक स्टॉप है ये बर्ड्स के लिए, चाहे वो साइबेरियन क्रेन हो, चाहे वो ग्रेटर फ्लेमिंगो हो, सबके लिए। तो ग्रेटर फ्लेमिंगो की आइडेंटिफिकेशन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न्ड। तो चांसेस है कि आपको पूछा जाए कि वल्नरेबल है कि इंडेंजर्ड है। नो सर, दिस इज लीस्ट कंसर्न्ड। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है? अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, स्पेसिफिकली इंडिया में, एंड सदर्न यूरोप। हैबिटेट क्या है? शैलो वेटलैंड में ये रहता है जो आइदर सलाइन है या फिर अल्कलाइन है। फीचर्स क्या है? दिस स्पीसीज एट ग्रेट डिस्पर्सल कैपेसिटी, जो ब्रीडिंग सीजन के बाहर है, एंड हाई फिलोफैक्ट्रिक, मतलब ये कोई भी एरिया से रिटर्न कर सकता है। ठीक है, कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में, इसमें लेसर रन ऑफ कच्छ एंड ग्रेटर रन ऑफ कच्छ 2 अलग अलग एरिया है। तो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ में कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑलरेडी एक प्रोटेक्टेड एरिया है ग्रेटर फ्लेमिंगोज के लिए, एंड इवन इस एरिया को फ्लेमिंगो सिटी भी कहा जाता है, जो आपको याद रखना है। तो ग्रेटर रन ऑफ कच्छ को फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो है डसो एविएशन। ये फ्रेंच एक कंपनी है जो राफेल फाइटर जेट बनाया था, वो अब इंडिया में प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो राफेल जो है ये 2 इंजन 4.5 जनरेशन की फाइटर एयरक्राफ्ट है। लास्ट ईयर में 2024 में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में कौन सी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो मैडम नो, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट अभी भी इंडिया में नहीं है, ये चाइना, यूएसए, यही कुछ कुछ कंट्री के पास है। तो 4.5 जनरेशन की एयरक्राफ्ट है राफेल। ठीक है, इसकी बहुत सारे गुड कैपेबिलिटीज़ है, जैसे लो ऑब्जर्वेबिलिटी, राडार में आसानी से पता नहीं चलता, एबिलिटी टू सुपर क्रूज, मतलब ये किस सुपरसोनिक कंडीशन में भी फ्लाई हो सकता है, एंड एक्सट्रीम मैनूवरेबिलिटी, कोई भी स्पीड में ये मैनूवर कर सकता है। ओके, तो अभी रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स जो है वो 36 राफेल यूज़ कर रहे हैं, एंड 2030 तक इंडियन नेवी 26 राफेल यूज़ करने वाले हैं। एंड हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में तो आपको पता ही होगा, एंड अगर किसी को पता नहीं है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद नाम याद रखिए, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य। ठीक है, तो इंडिया की 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, अभी रिसेंटली इन वर्किंग कंडीशन में 2 है। सबसे पहला था INS विक्रांत, जिसको डीकमीशन कर दिया गया था, एंड उसको कमेमोरेट करने के लिए बाद में INS विक्रांत और एक लाया गया था, एंड INS विक्रमादित्य। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे में क्या हुआ, रामसर साइट एक बनाया गया एंड ये जो नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल है ये भी लाया गया। तो इसका काम क्या है, कम्प्रिहेंसिव वेस्ट ट्रैकिंग। तो वेस्ट पिकर से लेके वेस्ट प्रोसेसिंग डिस्पोजल तक ये प्लेटफॉर्म में हर एक रिकॉर्ड रहेगा। तो एंटायर जो प्लास्टिक मैनेजमेंट की इकोसिस्टम है उसकी रिकॉर्ड रहेगी। नेक्स्ट है नेशन वाइड डेटा एक्सेस। तो इम्प्रूव प्लानिंग एंड गार्बेज मैनेजमेंट ये भी करने वाले हैं। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, उसके साथ पूरे देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत है एंड यूएलबीज है, अर्बन लोकल बॉडीज़ है, उन सब को इसका डेटा रहेगा, कौन कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, एवरीथिंग। ओके, तो ये याद रखना है, नेशनल प्लास्टिक वेस्ट रिपोर्टिंग पोर्टल इसका काम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि चाइनीज़ एक नेशनल पकड़े गए हैं जिन्होंने यूएसए में प्लांट पैथोजन को स्मगल कर रहे थे, फ्यूसरियम ग्रामिनेरियम ये है जो पैथोजन का नाम। एंड ये भी कहा जा रहा है कि एग्रो टेररिज्म को ये बढ़ावा दे रहा है। तो एग्रो टेररिज्म क्या होती है, डेलिबरेट यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट। तो कोई भी आप बायोलॉजिकल ऐसा मटेरियल है जिसको आप डेलिबरेटली यूज़ कर रहे हैं टू डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर की बर्बादी के लिए, उसकी खराबी के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे एग्रो टेररिज्म कहते हैं। जैसे साइबर टेररिज्म है, जैसे टेररिज्म जो बेसिक है वो तो है ही। तो ये एग्रो टेररिज्म एक न्यू टर्म है जो आपको याद रखना है। तो ये जो है एस्कोमाइसिटिस फंगस है, फ्यूसरियम ये जो FHB डिजीज़ क्रिएट करता है जिसका नाम फ्यूसरियम हेड ब्लाइट। ये बेसिकली क्या करता है, व्हीट, बार्ली, राइस, ओट्स ये सारे सीरियल क्रॉप्स की ब्लाइट डिजीज़ को फॉर्म करता है। साथ साथ में क्या है कि इसकी यील्ड कम होती है, क्वालिटी लॉस होती है, कंटामिनेशन हो जाती है एंड इवन माइकोटॉक्सिन ऐसे निकलते हैं जिसकी वजह से लाइफ स्टॉक और ह्यूमंस को भी हार्म हो सकता है। तो ये जो टॉक्सिन है ये चाइनीज़ बाबा जी क्या कर रहे थे, इसको यूएसए में स्मगल कर रहे थे। ओके, तो ये सब काम के अगेंस्ट दो कन्वेंशन हमें याद रखना है। एक है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जो कोई भी बायोलॉजिकल पैथोजन को, कोई भी बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज ए वेपन यूज़ करने के लिए मना करते हैं। ठीक है, ये 1975 में फोर्स में आता है। एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप ये एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है टू कोऑर्डिनेट नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लॉज। जो एक्सपोर्ट कंट्रोल होते हैं, एक्सपोर्ट होती है उसके कंट्रोलिंग लॉज है, ताकि ऐसे केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन की बढ़ावा ना मिले पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो जैसे बहुत बार होते हैं कि फाइटो सैनिटरी मेजर्स लिया जाता है कि जो क्वालिटी है, आम की क्वालिटी मान लीजिए, अभी आम का सीज़न चल रहा है तो आम की क्वालिटी सही नहीं है, ठीक नहीं है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं कि पूरे के पूरे जो पार्सल है, जो कंसाइनमेंट है उसको वापस भेज सकते हैं। अब जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रहा है, जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है, वो हो सकता है कि बोले कि नहीं कंट्रोल क्वालिटी सही है। तो इस तरीके की कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, ये भी चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है नेवा और वो भी पंडिचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली में किया है। तो नेवा जो है ये बेसिकली डिजिटाइज करने वाला है और कोई जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, चाहे वो इंट्रोडक्शन है, बिल इंट्रोडक्शन है, पूरे के पूरे जो कवरेज है उसको रखना, ये सब चीज़ को डिजिटाइज करने वाला है। 37 यूटी एंड स्टेट्स, सारे लेजिस्लेचर को। तो स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, सबको ये डिजिटाइज करने वाला है थ्रू एन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। एंड इसका विजन क्या है, वन नेशन वन एप्लीकेशन। तो वन नेशन वन प्रोडक्ट की तरह, या फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन नेशन वन इलेक्शन, इस सब की तरह वन नेशन वन एप्लीकेशन भी एक न्यू विजन है। तो नागालैंड ऐसा है फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसने नेवा को इम्प्लीमेंट किया था।
नेक्स्ट पौंडीचेरी में भी हो रहा है। ओके, फिर आते हैं यूनेस्को एंड मेटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, होस्ट किया है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन एआई रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी। तो रैम क्या होता है? ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो एसेस करता है कि गवर्नमेंट की कैपेबिलिटी क्या है या फिर प्राइवेट सेक्टर की कैपेबिलिटी क्या है, रेगुलेशंस क्या है, लॉज क्या है फॉर एआई, जो अभी रिसेंटली इंडिया में किया गया है। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो यूनेस्को डिप्लॉय करते हैं। तो हो सकता है आपको पूछा जाए यूएन डीपी करता है, यूएन ईपी करता है, कोई भी करता है? नो सर, दिस इज यूनेस्को करता है। एंड इंडिया एआई मिशन ने किया है, मेटी किया है, टू इवेलुएट नेशंस प्रिपेयर्डनेस फॉर एआई इकोसिस्टम। क्यों? क्योंकि एआई की वजह से फेक न्यूज़ फॉर्मेशन या फिर कोई भी लोगों की जो प्राइवेसी है वो ख़राब हो सकता है। तो उसके अगेंस्ट नेशन किस तरीके से प्रिपेयर है ये चेक करता है, इन ऑर्डर टू असिस्ट गवर्नमेंट्स इन बोल्स्टरिंग इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज़। तो इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ क्या है, रेगुलेटरी कैपेबिलिटीज़ क्या है इन एआई। तो एआई रैम एक डायग्नोस्टिक्स टूल की तरह होता है, ठीक है। ये ग्रेडिंग करता है, ये ठीक तरीके से चेक करता है। ओके, तो इस गोल इज़ टू प्रोवाइड एआई पॉलिसी रिपोर्ट टेलर टू इंडिया। तो एआई के लिए इंडिया की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर एक एक्सपर्ट कंडीशन बताते हैं। ओके, एंड प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सजेशंस फॉर मोरल एंड रेस्पॉन्सिबल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मोरल इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि एआई को कैसे रेस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, उसका मॉरलिटी क्या है, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो इसके ऊपर है मोरल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिसेंटली तमिलनाडु में 800 साल पुराना शिवा टेम्पल मिला है जो लेटर पांड्य पीरियड का है। तो ये इंस्क्रिप्शन जो है ये 1217 से 1218 सी के बीच में है और महावर्मन सुंदर पांड्य के रेन या फिर समय काल का है। तो महावर्मन सुंदर पांड्य जो है ये 1216 में फर्स्ट टाइम चोला किंगडम के राजा बने और पांड्य किंगडम के राजा बने एंड चोला किंगडम को इन्होंने आक्रमण किया था। ये कलियुग रामन एंड आदिश्य पांड्य देवन, सोनादुगंडन, तो ये सारे नाम इन्होंने रखा था। तो सोनादुगंडन मतलब क्या होता है कि कंकर ऑफ चोला कंट्री। तो चोला मंडलम या फिर चोला जो एरिया है इसका ये कंकरर है। ओके, तो इनका जो टेम्पल है नाम क्या बोला गया? थेन्नावसीवरम। और थेन्ननवम किसे कहते हैं? ये पांड्यस के टाइटल होता था। तो ये पता चल रहा है यहाँ से कि पांड्य किसी किंगडम के राजा का बनाया हुआ मंदिर है। ओके, और अत्तूर जो है ये उदमपत्ती की एक एंशंट नाम है। ठीक है, तो अत्तूर जो अभी के रीजन है उसका एक पुराना नाम पता चला उदमपत्ती। तो कहाँ पे पता चला? ये तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि इंडिया की जो ग्रॉस एफडीआई है वो 2023-24 से 14% इंक्रीज हुई है, जो आरबीआई की रिपोर्ट है। तो एफडीआई क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे कोई भी पर्सन जो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है वो इंडिया में कोई भी अनलिस्टेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई अगर लिस्टेड कंपनी है मतलब शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग है तो उसमें ये 10% से ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट किसी का है तो मतलब वो एफडीआई के अंदर है। तो ग्रॉस एफडीआई किसे कहा जाता है? टोटल इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन एंटिटीज इंडिया में करते हैं। और नेट एफडीआई मतलब टोटल जितना इनफ्लो हो रहा है माइनस जो टोटल आउटफ्लो हो रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो नेट एफडीआई है। ठीक है, अब इंडिया में एफडीआई बढ़ने का रीज़न क्या है? ऑब्वियसली गुड पॉलिसी, जैसे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाया गया, जीएसटी रोल आउट हुई है, ऑटोमेटेड बहुत सारे ऐसे रूट बनाया गया है जहाँ पे 100% एफडीआई है मेजर सेक्टर्स में, जैसे डिफेंस सेक्टर, पीएलआई इंसेंटिव्स हैं। तो ये सब में एफडीआई बढ़ा दिया है। तो इसी के वजह से
जो इनफ्लो है वो बढ़ी है। नेक्स्ट है सेक्टोरल अपील। कुछ कुछ एरियाज में जैसे आईटी है, फाइनेंस है, वहाँ पे आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है पीएलआई प्रोग्राम्स लाया गया है। ठीक है, तो पीएलआई स्कीम की अभी बात कर रहे थे। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, जहाँ पे प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है उसी के बेसिस पे इंसेंटिव मिलेगा कंपनी को। तो ये पीएलआई स्कीम एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर है। नेक्स्ट है स्टेट्स में रिफॉर्म हुई है। जैसे जो स्टेट्स है वहाँ पे इन्वेस्टर आउटरीच हो रही है, पॉलिसी रिफॉर्म हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन हो रहा है, एसीजेड फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सारे रीज़न है एफडीआई का राइज का। तो ये जो रिपोर्ट है या फिर रीज़न है, ये आप मेंस में GS3 में यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये एक जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन। जो टेक्निक है वो एक जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है अंडर सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। तो ये साई क्या होती है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन जो है इंटरनेशनल लार्ज स्केल इंटरवेंशन है। अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को इंटरवेन करते हैं क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन है जहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटीज साथ में मिलके क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में इंटरवेंशन करते हैं। तो साई बेसिकली क्या होती है, प्लैनेट की जो कूलिंग इफेक्ट होती है वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, मतलब वॉल्केनिक की अगर इरप्शन होगी तो बहुत सारे सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, सल्फेट एरोसोल बनाते हैं जो सनलाइट, जो सूरज की रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जैसे ही रिफ्लेक्शन होगी तो प्लैनेट जो है, हमारे अर्थ जो है वो कूल होता रहेगा, क्योंकि पूरा जो सनलाइट है वो अर्थ में आ नहीं रहा है। तो ये होती है साई की टेक्निक। तो साई की दो मेजर टेक्निक है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए होता है, जैसे डायरेक्ट कार्बन कैप्चर एंड कार्बन स्टोरेज की टेक्नोलॉजी, बायोचार फॉर्मेशन, ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल की टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, जहाँ पे लार्ज स्केल एक्शन लिया जाता है टू डिक्रीज ग्लोबल एवरेज सरफेस टेम्परेचर। और वो कैसे होती है, सनलाइट की रिफ्लेक्शन बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे SRM की और कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे मेरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, जहाँ पे एरोसॉल ऐड किया जाता है लोअर एटमॉस्फेयर में ओवर ओशन रीजन। तो समुंदर के रीजन में एरोसॉल ऐड किया जाता है ताकि वो मेरीन जो क्लाउड है वो सनलाइट रिफ्लेक्ट करे। सीरस क्लाउड थिनिंग, जो हाई अल्टीट्यूड के क्लाउड्स है सीरस क्लाउड, वो इसे आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, तो ये सीरस क्लाउड क्या होते हैं, निम्बस क्लाउड क्या होता है, क्यूमुलस क्लाउड क्या होता है, ये सारे क्लाउड की क्लासिफिकेशन ज़रूर जाके NCERT में पढ़े, क्योंकि NCERT से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एल्बेडो एनहांसमेंट, ये रिफ्लेक्टिविटी को एनहांस करते हैं। जैसे वाइट रूफ, तो छत के ऊपर वाइट रूफ बनाया जाता है। नेक्स्ट है स्पेस बेस्ड मेथड, प्रोपोजेस लार्ज मिरर्स टू स्पेस इन स्पेस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट। तो सनलाइट को किस किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया जाए, एक है मेरीन क्लाउड से, जो समुंदर के ऊपर क्लाउड है उससे, जो हाई अल्टीट्यूड क्लाउड होते हैं सीरस क्लाउड, उसको रिफ्लेक्ट के लिए उसके करते हैं। सरफेस एल्बेडो को एनहांस कर देते हैं, जितना वाइट यूज़ किया जाए ताकि रिफ्लेक्शन ज़्यादा हो, एंड स्पेस में मिरर लगा के। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक्स है जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट क्या है, रिसेंटली सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो इंद्रावती नेशनल पार्क में एंटी नक्सल ऑपरेशंस किया है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, ये छत्तीसगढ़ में है। वो जहाँ पे भैरमगढ़ एंड पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदर। इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती जो रिवर है उसकी ओरिजिन कहाँ पे हुई है, दंडकारण्य है ओडिशा से, एंड गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो गोदावरी की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है फ्लोरा, कौन कौन से है यहाँ पे, ट्रीज़ है, क्लाइंबर्स है,
तो ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब मिक्स फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। एंड इसमें बैम्बूस, ब्रायोफाइट्स, एल्गी ये सारे हैं। फना में बहुत ही इम्पोर्टेंट है लास्ट पॉपुलेशंस ऑफ वाइल्ड बफेलो। इंद्रावती नेशनल पार्क में ही लास्ट वाइल्ड बफेलो की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? रिसेंटली एक पैरासाइटिक जो मधुमक्खियाँ होती है या बिरनी होती है वो डिस्कवर किया गया है चंडीगढ़ में। लॉसना ऑक्सीडेंटलिस नाम है इसका। तो ये स्मॉल फ्लाइंग इंसेक्ट है, ऑब्वियसली वास्प है तो वो इंसेक्ट होगा, बिरनी इंसेक्ट होती है। और ये हाइमेनोप्टेरा फैमिली की है जहाँ पे सॉफ्लाई, बीज, वैप्स ये सारे आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रिसेंटली यूपीएससी पूछना स्टार्ट किया है, इसको ज़रूर याद रखना। हाइमेनोप्टेरा फैमिली की है। तो ये बेसिकली दूसरे इंसेक्ट के अंदर अंडा देते हैं ताकि उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो। एंड जिस इंसेक्ट के अंदर ये अंडा दिया है उसकी बिहेवियर अल्टर हो जाता है एंड बाद में ये मारे जाते हैं, इसको मार दिया जाता है, वो मर जाता है। जैसे ही अंडा है वो अंडा जैसे ही बड़ा होगा तो उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा तो वो बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा? जो जिस इंसेक्ट के अंदर ये अंडा दिया था उस इंसेक्ट को मार के निकलेगा, राइट। तो ये पैरासाइटिक वैस्प है जो आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट ये है, इंडिया एंड नॉर्वे ने रिसेंटली जॉइंटली होस्ट किया है मेरीन स्पेशल प्लानिंग। तो ये कहाँ पे हुई है? मोनाको में हुई है, मोनाको मेरीन कॉन्फ्रेंस में, जिसमें इंडिया और नॉर्वे ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, जॉइंटली होस्ट किया है। तो इसके पहले इंडिया, लास्ट क्लास में हमने इंडिया एंड जापान कोलैबोरेशन के बारे में बताया था जहाँ पे स्मार्ट आइलैंड बनाने की बात हो रही है अंडमान एंड लक्षद्वीप में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट क्लास को ज़रूर देखें। तो इंडिया का क्या क्या हाईलाइट किया है? पब्लिक बेनिफिट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्मार्ट प्लानिंग एंड मेरीन रेजिलियंस, ये साहफ पोर्टल से पॉसिबल है। एक जीआईएस बेस्ड सपोर्ट सिस्टम है जियो स्पेशल डेटा के लिए, ठीक है। और ये पुडुचेरी और पुदुचेरी और लक्षद्वीप में पायलट प्रोजेक्ट होने वाला है। जो मेरीन स्पेशल प्लानिंग है वो कहाँ पे हुई है? ये बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करने वाले हैं, कोस्टल इरोशन को मैनेज करने वाले हैं, जहाँ पे इंडिया एंड नॉर्वे पार्टनरशिप करेगा, ठीक है। अब मेरीन स्पेशल प्लानिंग क्या होती है? ये एक पब्लिक प्रोसेस है जो एनालाइज करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी को मेरीटाइम एरियाज में, टाइम एंड स्पेस, टाइम के इंटरवल में, स्पेस के इंटरवल में किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल गोल कैसे ठीक तरीके से किया जाए, उसके लिए ये प्लानिंग किया जाता है। ये साइंस बेस्ड फ्रेमवर्क है फॉर मैक्सिमाइजिंग ओशन रिसोर्स। तो ओशन की जो रिसोर्स है, जियोथर्मल टेक्नोलॉजी है, फूड रिसोर्स है, उन सब की जो यूज़ है इसको मैक्सिमाइज किया जाए, बायोडाइवर्सिटी को सेफगार्ड किया जाए एंड कोस्टल लाइवलीहुड को सही तरीके से मेंटेन किया जाए। ये है इसका काम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है किसने किसने किया है? इंडिया एंड नॉर्वे ने शेयर किया है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओशन एसिडिफिकेशन जो है ये प्लानिटरी बाउंड्री को ब्रीच किया है। मतलब क्या है कि कितना तक हमारी जो प्लैनेट है वो डिस्ट्रक्शन को सह सकता है, उसका एक बाउंड्री बनाया गया था। पहले ये 7 था, अब उसे बढ़ा के 9 कर दिया है। तो इनमें से 6 टोटल है जिसको हमारे अर्थ ने क्रॉस कर लिया है। ह्यूमन डिस्ट्रक्शन की वजह से 6 ऐसा क्रॉस हो चुका है। और अभी रिसेंटली ओशन एसिडिफिकेशन भी बाउंड्री को ब्रिज किया है। तो ओशन एसिडिफिकेशन क्या होती है? इसमें जो ओशन की पीएच है वो एक्सटेंडेड पीरियड के लिए कम हो जाता है। और ये रीज़न क्या होती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन है उसकी वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब
पानी या फिर वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करके कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं, उसकी अपटेक बढ़ जाती है। तो ओशन एसिडिफिकेशन हैज़ बीन कॉल्ड द एविल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड द अदर CO2 प्रॉब्लम। तो ग्लोबल वार्मिंग जितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा, ओशन एसिडिफिकेशन इनवेरिएबली और बढ़ता रहेगा। तो ये ट्विन प्रॉब्लम कहा जाता है। तो ओशन एसिडिफिकेशन की प्रोसेस क्या है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो ओशन में पानी में डिजोल्व हो जाते हैं और डिजोल्व होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, एक्वास कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ये एक्वास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पानी के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। तो ये कार्बोनिक एसिड बाद में ब्रेक डाउन होकर बाइकार्बोनेट आयन बनाते हैं एंड हाइड्रोजन आयन को बनाते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन क्या करता है? ओशन को मोर एसिड कर देता है, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वही pH है। ठीक है, आई होप जिनका केमिस्ट्री होगा या फिर साइंस होगा क्लास 11-12 में, उनको याद होगा pH होता क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा pH उतनी कम होगी। तो pH जितना कम होगी ओशन उतना एसिडिक है। ठीक है, तो ये प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या होता है इसके बारे में जाके ज़रूर अच्छे से पढ़े। ओके, नेक्स्ट ये है कि सोलर स्टॉर्म की वजह से रिसेंटली स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है वो आसमान से गिर गई है। मतलब वो जो सैटेलाइट्स था स्पेस में वहाँ से गिर गई है। तो 2020 से 2024 के बीच में 523 ऐसा सैटेलाइट लॉस्ट हुई है स्टारलिंक की। तो उसका रीज़न क्या है? सोलर साइकिल या फिर सोलर स्टॉर्म। तो सोलर साइकिल मोस्टली 11 साल के लिए होती है, जो इस टाइम में सन के ऊपर का जो एरिया है, सन के कोरोना है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। एक्टिविटी कभी बढ़ती है कभी कम होती है। तो एक्टिविटी क्या होती है? सोलर फ्लेयर फॉर्मेशन, कोरोनल मास इजेक्शन, सन की मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पेस वेदर, ये सब कुछ 11 साल के सोलर साइकिल के लिए इम्पैक्ट होता है। तो जो सैटेलाइट्स है अर्थ में वो जल्दी से जल्दी एंटिसिपेट कर सकता है कि कोई सोलर स्टॉर्म आ रहा है कि नहीं। तो सैटेलाइट्स को पहले धक्का लगेगा क्योंकि सन के जो अर्थ के एटमॉस्फेयर है उसके बाहर रखा हुआ है, राइट। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट हो या फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो, कहीं पे भी जो सैटेलाइट्स होते हैं वो पहले इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाने के बाद सैटेलाइट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्पैक्ट होगा, राइट। और ये जो है अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से स्पेस डेब्रिस और स्पेस जंक जो है उसकी पॉल्यूशन बढ़ गई है, क्योंकि वो गिर रहा है, गिर के कहीं पे भी गिर सकता है, आसमान में भी पॉल्यूशन करा सकता है, जो दूसरा सैटेलाइट है उसको भी वो गिरा सकता है, धक्का तो ज़रूर लग सकता है। तो इसके लिए रिसेंटली इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट नेत्रा। तो ये प्रोजेक्ट नेत्रा जो है ये 10 सेंटीमीटर के जो छोटा स्पेस डेब्रिस है वहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर के भी जो स्पेस डेब्रिस है या फिर कोई एस्टेरॉयड है उस सब को ये डिटेक्ट कर सकता है। प्रोजेक्ट नेत्रा है इसरो का प्रोजेक्ट है जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो सोलर स्टॉर्म का रीज़न क्या है ये तो हमें नहीं पता, बट सोलर साइकिल जो है ये 11 साल का है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सो आई होप ये प्रोजेक्ट नेत्रा के बारे में आपको याद रहेगा। इसके साथ साथ अगर सन से रिलेटेड है तो आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में भी जानना है एंड पार्कर सोलर प्रोब के बारे में भी जानना है। आदित्य L1 मिशन किसका है, पार्कर सोलर प्रोब जो था ये किसका मिशन था, ये दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि मुझे भी पता चले आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं, एंड आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप बहुत अच्छे तरीके से बोल पाए या फिर समझ पाए, पढ़ पाए तो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड सबसे पहले आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनमें से भी बहुत लोग होंगे जो डेली करंट अफेयर्स देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, उनके लिए ये कंपाइलेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसे ज़रूर देखें एंड सब्सक्राइब कीजिए टू विद्यार्थी IAS।